Today we'll discuss 16 March evening shift paper of JEE Mains 2021. केमिस्ट्री का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिस्टर स्कूटी. तो 660 में आपको पता है कि 12 5 मेंबर रिंग होती है और 20 6 मेंबर रिंग होती है. 5 मेंबर रिंग इंडिपेंडेंट होती है और 6 मेंबर रिंग के साथ 5 मेंबर और 6 मेंबर दोनों फ्यूज हो सकते हैं. पहले स्टेटमेंट लिखा है 6 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज बोथ विद 6 एंड 5 मेंबर रिंग. करेक्ट. each carbon atom fused with atom each carbon atom forms 3 sigma bonds. तो आपको पता है एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में. इट कंटेन्स 12 6 मेंबर रिंग्स एंड 24 5 मेंबर रिंग्स. बस यही पार्ट गलत हो गया, देखिए यहाँ से. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द 5 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली विद 6 मेंबर रिंग्स. ये एकदम करेक्ट है. 5 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज नहीं होती. तो इसमें अगर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो दैट आंसर विल बी थर्ड. समझ में आ गया. डिटेल देखना है इसका तो देखिए एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली जाइए. 11th क्लास के सेकंड वॉल्यूम में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का फुलरीन का स्ट्रक्चर दे रखा है. तो फुलरीन के स्ट्रक्चर में देखो इट्स गिवन इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 5 मेंबर रिंग. उसके बाद अगले पार्ट में देखिए तो 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विद द 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग, बट अ 5 मेंबर रिंग कैन ओनली बी फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग्स. ऑल द कार्बन एटम्स आर equal and they undergo sp2 hybridization and each carbon atom forms 3 sigma bonds. आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन कॉपी करके स्टेटमेंट बना दिए गए. ये आपका आंसर हो गया थर्ड. Then comes question number 2. Question number 2 is given the correct statement about H2O2 is it is used for the treatment of effluent. बिल्कुल सही है. यूज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. दोनों फंक्शन यूज होते हैं. आपको पता है कि H2O2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी है, बिकॉज H2O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है. तो आप कभी भी वाटर में चेंज होगा तो -2 कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो 0 में कन्वर्ट होगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज दोनों पॉसिबल है H2O2 केस में. दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइज इन द सेम प्लेन. बस यही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. एंड मिसेबल इन वाटर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है. H2O2 का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज ओपन बुक स्ट्रक्चर और ये नॉन प्लेनर होता है. तो दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं हो सकते. तो इसके स्टेटमेंट ए बी सी हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो उसमें सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. तो हमारा आंसर ए बी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से विल मार्क सेकेंड वन. ठीक है. And the third question is given which of the following reduction cannot be carried out with coke. तो देखो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अगर यूज कर रहा है तो वो एल्यूमिना के केस में नहीं हो पाएगा. अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम, इसके केस में कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते. पहले 3 केसेस में कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज दीज आर सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो एल्यूमिनियम के केस में, या अगर आपको रूल लिखना है तो पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से अचीव होते हैं. एल्यूमिनियम, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. और इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सॉल्ट यूज करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सॉल्ट. ठीक है. तो आंसर इसका मार्क करेंगे फोर्थ वन. यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कैन नॉट बी कैरिड आउट पूछा गया. देन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है. इसके एक रिएजेंट ए से रिएक्शन कराने के बाद हमने COH बनाना और OCH3 में कोई चेंज नहीं चाहिए. तो देखो ईथर की रिएक्टिविटी नहीं चाहिए, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर COH ग्रुप में कन्वर्ट होना चाहिए. तो डेफिनेटली हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा. NaBH4, NiLH4 और HCl J अमाल्गम, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है. बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से प्रोटेक्ट सकते हो. ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना. और आपको कंसेप्ट भी पता होगा कि अगर हम KMnO4 से ऑक्सीडाइज कराते हैं
तो बेंजीन से कनेक्टेड जो कार्बन चेन होती है वो पूरी की पूरी चेन ऑक्साइड होकर COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वी कैन इजीली राइट इट्स आंसर एज 1। और ईथर जो है वो इजीली ऑक्साइड से रिड्यूस नहीं होता, ईथर का इनर्ट बिहेवियर फॉलो करेंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is given FeX2 and FeY3 are known when X and Y are, तो देखिए आयरन का फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वाला केस चेक करना है। तो FeX2 का मतलब वैलेंसी 2 हो गई। वैलेंसी पे ध्यान दे लो एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। वी राइट FeX2, उसका मतलब ये 2 वैलेंसी के कंपाउंड की बात हो रही है। और FeX3 तो मतलब ये 3 वैलेंसी के कंपाउंड की बात हो रही है। अब आपको पता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो FeCl3 FeI3 पॉसिबल नहीं होगा, हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ आयोडाइड इज नॉट पॉसिबल। तो आप ध्यान से देखो कि लोअर ऑक्सीजन स्टेट में तो सब पॉसिबल है FCl बट हायर ऑक्सीजन स्टेट में FCl ही बन पाएगा, आयोडाइड ही बन पाएगा। मतलब इसका FeI3 जो है नॉट पॉसिबल वाला केस हो जाएगा, बिकॉज आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है आयोडीन जो है वो नॉर्मली Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कराएगा, तो FeI3 कंपाउंड नहीं बनेगा। इसलिए वाई वाले केस में आयोडीन पॉसिबल नहीं है। वी कैन सिंपली राइट इट्स आंसर इज 3। एक्चुअल सवाल है, अभी तक ध्यान से देखते चलो आप। मार्च वाले अटेम्प्ट में इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस है, मैंने अभी जितने पेपर डिस्कस किए उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि बहुत फैक्चुअल डेटा पे क्वेश्चन बन रहा है और बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करते हुए चल रहे हैं। Then comes question number 6. The exact volume of 1 m NaOH required for to neutralize 50 ml of 1 m H3PO3 solution and 100 ml of 2 m H3PO2 solution। तो देखो यहाँ क्लियरली पता है आपको कि H3PO3 के लिए जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है, तो स्टैंड फैक्टर 2 काउंट करेंगे। और H3PO2 जो है इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 होती है, तो स्टैंड फैक्टर 1 काउंट करेंगे। कंसेप्ट के हिसाब से मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3 करेंगे तो पहला रिजल्ट आएगा। तो NaOH का उसने पूछा कितना वॉल्यूम यूज करना है, तो वॉल्यूम मान लेते हैं V1, मोलारिटी दे रखी 1, एन फैक्टर 1, इसका 50 ml, मोलारिटी 1, एन फैक्टर 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V1 इज 100 ml। ठीक है, V1 इज 100 ml। दूसरे केस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है उसको इक्वेट करना है मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO2 के। तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 ले लेते हैं, मोलारिटी M1 दे रखी है, एन फैक्टर 1 होगा। H3PO2 के लिए 100 ml वॉल्यूम, मोलारिटी 2 और एन फैक्टर 1 होगा। यहाँ से V2 सॉल्व करके लाएंगे तो 200 ml आ जाएगा। तो आप इजीली आंसर इसका प्रेडिक्ट कर लेंगे, दैट विल बी थर्ड। ठीक है, ऑल्दो ओरल क्वेश्चन था, मैंने बहुत लिख दिया आपके लिए, बट ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यू मे राइट स्टेप्स ऑल्सो, तो कुछ बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, then question is identify the element X and Y using the ionization energy values given below। और जरा ध्यान से देखो तो एलिमेंट एक्स के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम और सेकंड एनर्जी एक्सेप्शनली हायर है। तो इससे पता चल रहा है कि एल्कली मेटल होना चाहिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हायर है, तो इससे पता चल रहा है एल्कली मेटल होना चाहिए। समझ में आया क्यों एल्कली मेटल होना चाहिए? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हायर होने का मतलब दैट इट इज एल्कली मेटल। जबकि दूसरे वाले केस में अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट आयनाइजेशन भी लो है और सेकंड भी हायर है, बट बहुत एक्सेप्शनली हायर नहीं है, तो उसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल सकते हैं। समझ गए? क्योंकि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन भी बहुत लोअर होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन भी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप कम होता है। तो अल्कली मेटल के लिए कंडीशन ही होती है कि फर्स्ट आयनाइजेशन जो है वो सेकंड आयनाइजेशन से उसमें बहुत कम होती है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन से सेकंड आयनाइजेशन से कम होती है और बहुत बड़ा गैप नहीं होता। पहले वाले केस में देखो लगभग 10 टाइम्स का गैप आ रहा है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स जो है वो एल्कली मेटल और वाई जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो यहाँ से आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक्स सोडियम और वाई मैग्नीशियम होगा। उसका आंसर 4 मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर? देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 1 में देखो लिखा है एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच कराना है। हमारे पास टेस्ट और ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं और हमें उनकी करस्पॉन्डिंग स्पीशीज डिटेक्टेड से मार्क करके मैच कराना है। तो सबसे पहले देखो लेजाग्नेस टेस्ट जो होता है, लेजाग्नेस टेस्ट इज फॉर बेसिकली नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, ये सब लेजाग्नेस टेस्ट से डिटेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड अगर हम लोग यूज करेंगे तो इट विल बी मैच्ड विद कार्बन। ऑक्सीडेशन कराना होता है बेसिकली CO2 में, तो कार्बन का डिटेक्शन CO2 फॉर्म में करते हैं। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो ये हेलोजन का डिटेक्शन होगा, सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट होता है। और लास्ट में देखिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद ब्लैक प्रेसिपिटेट विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट। तो यहाँ पे देखिए लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा, तो ये सल्फाइड कंफर्म कर देगा, तो फोर्थ वाला मैच करा देंगे 2 से। तो फिर ऑप्शन देखिए तो हमारे पास हो गया A3, B1, C4 एंड B2, यानी कि ऑप्शन मैच हो गया फोर्थ वन। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल सवाल है, ज़्यादातर चीज़ें इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जो आपको पता है। टेस्ट देखना हो तो एक बार एनसीईआरटी बुक में मैंने बताया वो 11th क्लास के सेकेंड वॉल्यूम में जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके चैप्टर है, तो लास्ट में जाके देखेंगे तो सारे लेजार्डनेस टेस्ट वाले टेस्ट प्रॉपर्ली गिवन है। Then comes question number 9. Question number 9 से the greenhouse gases is are, आपको ग्रीन हाउस गैसेज इसमें से डिटेक्ट करना है। तो उसमें देखो बस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है गैस है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन बस इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा A, C एंड D, दैट मीन्स ऑप्शन 1। और डिटेल देखना है तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जाके देखेंगे, तो ग्रीन हाउस गैसेज की पूरी लिस्ट दी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेज की तरह काम करेंगे, तो वी मार्क आंसर 1 फॉर इट। ठीक है, एनसीईआरटी में ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में डिटेल है, तो यहाँ से मार्क कर लीजिए। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर, ये लिस्ट है। ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज की तरह काम करते हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट नोटिस में आता है। समझते, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज ऑक्सीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Then comes question number 10. It's given the secondary structure of protein is stabilized by, तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है, तो दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सीधा आंसर 1 हो जाएगा। वन टू वन फोर्स पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, पेप्टाइड लिंकेज से दो अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड 2 से दो अमीनो एसिड लिंक करके प्रोटीन बनाते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे पूछा है स्टेबलाइज्ड बाय, तो स्टेबलाइज्ड बाय इसके लिए हमारा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बायोमोलिक्यूल वाले क्वेश्चन आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे तो एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में देखिए गिवन है। तो जो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं इनमें 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है और एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है। दोनों स्ट्रक्चर में फोल्डिंग इज द बैकबोन ऑफ द पेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान से देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन से रखी है सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। एंड द सेम थिंग देखिए बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबलाइज करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो CO और NH के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से बनता है, वो स्टेबिलिटी में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का कंसेप्ट है। स्टेबिलिटी कम्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, then comes question number 11. It is given a monolysis of alkyl halide followed by treatment with NaOH solution can be used to prepare primary, secondary and tertiary amine. The purpose of NaOH in this reaction is, तो देखो अगर हमने NaOH यूज किया तो पहला ऑप्शन लिखा है टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड, उससे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि NaOH का OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो रिएक्टिविटी तो खराब करेगा। रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, ये एकदम परफेक्ट बात है। तो रिमूव बेसिक इम्प्योरिटीज वो NaOH कर नहीं सकता। टू एक्टिवेट अमोनिया यूज इन दिस रिएक्शन, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप रिएक्शन को थोड़ा एक बार लिख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो द रिएक्शन प्रोसेस कि अगर हमने RX लिया, RX लिया और उसकी रिएक्शन अमोनिया से करा रहा है,
अमोनिया ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आर ग्रुप को एच ग्रुप लीव करेगा, तो बेसिकली आर NH2 बनेगा और HH बनेगा। तो जो NaOH है उसका काम होगा इस HH को कंज्यूम करना। तो ये NaH और वाटर बनाता जाएगा, इसकी वजह से पहले वाली रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती चली जाएगी, तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन तक रिएक्ट करा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने OH माइनस कंसेंट्रेशन ज़्यादा है करती, तो OH माइनस जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइड हो जाएगा, बेटर न्यूक्लियोफाइड है अमोनिया, तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaOH लेना होता है जो सिर्फ HX को कंज्यूम करने में काम आए, रिएक्शन को डिफेक्ट ना करे। तो रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, अपना आंसर हो जाएगा 2। HX को रिमूव करते जाएंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर मिलेगा, जिसको बाद में हिल्सबर्ग रिएजेंट के थ्रू लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें साइनाइड लगा हुआ है और OCH3 दो फंक्शनल ग्रुप है, और C6H5 MgBr हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं। तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो ईथर पे नहीं होती, क्योंकि ईथर की रिएक्टिविटी काफी कम काउंट करके चलते हैं। साइक्लिक ईथर में केवल इपॉक्साइड रिंग पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कभी कभी कराता है, अदरवाइज रूटीन केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर से रिएक्ट नहीं करता। तो प्राइमरली जो इस पर अटैक करेगा वो करेगा साइनाइड ग्रुप पे, है ना। और साइनाइड ग्रुप पे क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है नहीं, तो साइनाइड ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। करना लिखे देता हूँ, ये साइनाइड हो गया। ध्यान से देखो, वन इक्विवेलेंट दे रखा है C6H5 MgBr, जैसा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके नाइट्रोजन की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से जो हमारे पास ये आउटकम आएगा दैट विल बी C6H5 C, फिर C6H5 डबल बॉन्ड N माइनस MgBr। ठीक है, और बाद में अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दो एन वाले बॉन्ड ब्रेक हो गए, दो OH आएंगे और एक कार्बन का दो OH स्टेबल नहीं होते, तो वो वाटर एलिमिनेट होने के बाद करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी जो अपना OCH3 ग्रुप था वो ऐसे जैसे लगा था वैसे ही लगा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमने जो हाइड्रोलिसिस करी है वो बेसिकली इस तरीके से करी है, ईथर हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। ईथर की हाइड्रोलिसिस में आसानी से नहीं होती, नॉर्मली HI ही रिक्वायर्ड होता है, उससे पहले सिंपली हाइड्रोलिसिस से रिएक्शन नहीं कराते। तो H3O प्लस दे रखा है, तो हम लोग ईथर को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करेंगे। आप इजीली देख सकते हैं ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गए। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस है। केवल H प्लस देते हैं तो ये इमाइन फॉर्म हो जाता है C डबल बॉन्ड NH, बट हाइड्रोलिसिस कर दिया फर्दर एसिडिक मीडियम में, तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में एक कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाएंगे, जो बाद में वाटर एलिमिनेट करने के बाद एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो विल मार्क आंसर एज 1। ठीक है, क्लियर। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is given, which of the following polymer is used for the manufacture of wood laminate। ये भी फैक्चुअल सवाल हो गया। अपना यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रीजन इस प्रोसेस में यूज करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 1। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रीजन जो है ये आपको पता है क्रॉकरी बनाने में यूज करते हैं। सिस पॉलीआइसोप्रीन इज फॉर पॉलीथीन पर, है ना। सिस पॉलीआइसोप्रीन इज फॉर नेचुरल रबर। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रीजन भी उसी तरह के कॉमन पर्पजेज में यूज करते हैं। जो मेन पर्पज है वुड लैमिनेट, वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रीजन में ही यूज करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में अगर आप यूजेस वाला पार्ट मार्क करेंगे तो लास्ट में टेबल दे रखी है सम अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स करके। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले तो ये देखो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दिया हुआ है, तो यूज होता है अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स। ठीक है, दूसरा फॉर्म देखिए जो है वो तो मेलामाइन तो बताई थी मैंने, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में यूज करते हैं। तो पॉलीआइसोप्रीन इज फॉर नेचुरल रबर। बेकेलाइट वाला फॉर्म है जो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के कंसेप्ट से बन रहा है,
ये बेसिकली कंप्यूटर डेस्क है ना, हैंडलेबल यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, लेकिन कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं, हमारी चाहिए तो ये रबर वाला पार्ट भी मार्क कर लीजिए। ये देखिए नेचुरल रबर की कैटेगरी में, तो नेचुरल रबर जो होता है इसका जो मोनोमर फॉर्म है दैट इज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। नेचुरल रबर है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ये इसका मोनोमर फॉर्म है, या 2 मिथाइल 1 के ब्यूटाडाइल है, ये नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, क्लियर। बाकी और डिटेल्स पढ़ने हैं तो इसी चैप्टर में सबका एक एक करके पूरा डिटेल दिया वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज यूजर्स के बेसिस पे लास्ट टेबल से क्वेश्चन पूछा है मैंने, अगर आप नोट्स देखोगे तो मैंने बहुत केयरफुली बताया था, उस टेबल में जितने भी कंपाउंड्स देखे उनके यूजेस बहुत केयरफुली लर्न कर लीजिए। लगभग हर कंपाउंड का यूज यही वजह से पूछा चुका है, इलेक्ट्रॉन का भी आ चुका है, पर जितने भी कंपाउंड थे उनके कॉमन यूजेस यही वजह से पूछे ही जा चुके हैं। Next comment given the incorrect statement regarding the colloidal solution. पहले केस में लिखा है colloidal solutions colligative property correct. The flocculating power of Al3 plus is more than Na plus, ये बिल्कुल सही है। more charge more flocculating power होती है, more charge more flocculating power होती है, ये भी करेक्ट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट गिवन है colloidal solution shows Brownian movement of colloidal particles, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ colloidal particles, यही गड़बड़ है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम ऐसा नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू colloidal particles बाहर चले जाते हैं, इसको रिमूव करने के लिए या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं या फिर स्पेशली डिजाइन फिल्टर्स यूज किए जाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे कोलाइडियन यूज करके। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ वाला हो जाएगा, राइट आंसर फोर्थ। सिंपल फैक्चुअल सवाल है, प्रॉपर्टीज पे है। Then comes next question, which is question number 15. Question number 15 is when which of the following is least basic? तो the following is least basic, तो आप देखो इसमें पहले वाले केस में प्लस आई इफेक्ट ऑफ C2H5 लग रहा है, दूसरे वाले केस में C2H5 का तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, बट CH3CO माइनस की वजह से रेजोनेंस में जाने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। एक तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ से वाइट लिंकेज होने की वजह से ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है। अगले वाले केस में ध्यान से देखोगे तो फिर से प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 C2H5 लग रहा है, तो इससे और ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और लास्ट वाले केस में दोनों तरफ रेजोनेंस आ जा रहा है, तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी, यही हमारे लिए लीस्ट बेसिक हो जाएगा। समझ में आ गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन मोर डीलोकलाइज्ड तो लीस्ट बेसिक। लॉजिक लिखना है तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन मोर डीलोकलाइज्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, सो विल मार्क आंसर 4। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16। It's given sodium hydride can be used as an oxidizing agent। तो ये हमारे लिए असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रेट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे जो ऑक्साइड एजेंट लिखा है ये गड़बड़ लिखा हुआ है, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होता तो करेक्ट हो जाता, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड pyridine मेक्स इट बेसिक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, pyridine के अंदर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको बेसिक बनाता है, ये करेक्ट है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो तो फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर pyridine के बारे में थोड़ा और समझना है फ्यूचरिस्टिक एंगल से, तो देखिए pyridine में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एरोमेटिक करेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये फ्री लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से ये बेसिक होता है। इसके रिंग के अंदर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, जो आप देख सकते हैं रिंग के अंदर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है।
तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में डिलोकलाइज नहीं हो पाता है, उसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। ठीक है, लोन पेयर फ्री होता है डोनेट करने के लिए। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इट्स गिवन, arrange the following metal complexes compound in the increasing order of spin only magnetic moment, assume all the three as high spin system। अब जब हाई स्पिन सिस्टम बोल दिया है तो ऑटोमेटिकली आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करना है। ये तो मतलब वो, अगर हाई स्पिन सिस्टम बोला गया है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पेयरिंग कंसीडर नहीं करनी है, तो इसका मतलब आपको बस सारे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाओगे। तो सबसे पहले देखो NH4 होल्ड वाइज दे रखा है, देन CeNO3 होल्ड 6 दे रखा है, तो हमने कहा सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो ये Ce4+ आएगा। नेक्स्ट वाले केस में Gd3+ आएगा, उसके अगले केस में Eu4 3+ आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया? हम्म? अब हमारे पास देखो सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 58, helium configuration is 6, atomic number is 64 and the euphorium is 63। तो सबसे पहले हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं हमको। ठीक है, राइट, तो ये जेनॉन 54 होता है, जेनॉन इज 54, और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इस जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा। 58 में से 4 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद 54 आ जाएगा, इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो इसी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सबसे कम आ जाएगा। ए विल बी लीस्ट, या तो 1 आंसर लिखेंगे या 4 आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद के केस में जरा फिर अब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा हमको, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एक बार। कॉन्फ़िगरेशन अगर Gd3+ लिखेंगे तो 64 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 61, और 54+7 61 हो जाएगा, तो 4f7 लिख लेंगे, और यूपोरियम 3+63 है तो 4f6 हो जाएगा। एक्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो एनसीईआरटी से देखिए फॉलो कर लेना है। ये आपके पास देखिए सेरेनियम है, इसका 3+4f1 है तो 4+ में 4f0 हो जाएगा। यूपोरियम का 3+4f6 और बेरिलियम का 4f7 आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 4f7 जो है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 7 एम्पियर इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4f7 में 7 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जो पी है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा काउंट करेंगे। वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोला है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 4। समझ गया ना? सेलेनियम में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, गैलियम में 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यूरेनियम में हमारे पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। आंसर हो जाएगा ए सी एंड बी। बी में हाईएस्ट हो जाना है, गैलियम के पास 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन। Then comes question number 18. Explain the characteristics of element X, Y, and Z with atomic number respectively are। atomic number 33, 53 और 83 दे रखा है। तो इस एटॉमिक नंबर से जरा अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो एक्स का एटॉमिक नंबर 33 का मतलब ये एलिमेंट हुआ हमारे पास, एटॉमिक नंबर 33 विल बी गैलियम जर्मेनियम आर्सेनाइड। ठीक है, समझ आ रही बात? जिंक इज 30, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनाइड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम 53 लिख रहे हैं, आपका एटॉमिक नंबर 33 हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर 53 पे अगर हम जा रहे हैं तो 54 इज जेनॉन, 53 हो जाएगा आयोडीन।
लास्ट में देखो हमारे पास दे रखा है Z विच इज 83, तो 84 पेलोनियम होता है, 83 इज बिस्मथ। ये आपके एलिमेंट पहले आइडेंटिफाई होगा। अब आप आसानी से बता सकते हो कि जो X है वो मेटालॉइड हो गया, Y जो है वो नॉन मेटल हो गया, ये आपका मेटालॉइड हो गया, ये आपका आयोडीन को हम लोग नॉन मेटल में काउंट करेंगे, और जो थोड़ा मेटेलिक करेक्टर आ जाता है कुछ, तो बेसिकली इट इज नॉन मेटल। किस्मत का बिहेवियर मेटेलिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर आंसर मार्क करेंगे तो फोर्थ वन मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इज गिवन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन ओजोनलेसिस will say compound A when bond with ammonical silver nitrate forms a bright silver mirror along with the sides of the test tube. The unsaturated hydrocarbon X is सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, तो compound A when bond with ammonical silver nitrate forms a brown bright silver mirror along with the side of the test tube। ये हमारे लिए एल्डिहाइड बनाने का केस हो गया। क्योंकि तो ओजोनलेसिस लिखा है तो हम इसे ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस की तरह ट्रीट करेंगे, बेसिकली इसे ट्रीट करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस की तरह। तो आप जरा कुछ रिडक्टिव तो नहीं लिखा हुआ है, तो जैसा दिया है उससे चलेंगे। इसकी ओजोनलेसिस कराएंगे तो ये बनेगा CH3COH, इसकी ओजोनलेसिस कराएंगे तो ये बनेगा CH3COCH3। दिस कंपाउंड इसकी ओजोनलेसिस कराएंगे तो ये बनेगा फॉर्मिक एसिड CH3CH2COH। इसकी अगर ओजोनलेसिस कराएंगे तो ये बनेगा CH3COCH3। ऐसे लिख लीजिए, एक ऑप्शन तो ये है। ठीक है, तो आपको पता है कि एल्डिया एक तो देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, फॉर्मिक एसिड भी पॉजिटिव टेस्ट दे देता है कॉलेज रिएजेंट के साथ, तो उसके बेसिस पर इसका आंसर थर्ड मार्क कर देंगे। यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ अब आपको दूसरा ऑप्शन अपने आप समझ आना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड भी ऐसा कर जाता है। फॉर्मिक एसिड कैन ऑल्सो इजीली ऑक्सीडाइज टू CO2, तो वो भी हमारा कॉलेज रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव दे देता है। बाकी अगर होने का स्टैंडर्ड सवाल है, अगर आप कॉलेज रिएजेंट के टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स में बिल्कुल क्लियरली लिखवाई गई है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है आइडेंटिफाई द रिएजेंट ए इन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो Cl अप्लाई करा है वो एनाइलिक पोजीशन पे ऐड किया। ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन है हमारी एनाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एनाइलिक सब्स्टिट्यूशन समझ सकते हो आप इसको, या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। क्लोरीन की रिएक्शन या तो हाई टेम्परेचर पे या फिर प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट टाइप कराएंगे, तो ये हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आंसर विल बी 2। इसी प्रोसेस के लिए हम लोग NCS यूज कर सकते थे, एनक्लोरोसक्सिनिमाइड क्लोरीन, 500 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते थे, क्लोरीन अल्ट्रावायलेट टाइप यूज कर सकते थे। ठीक है, और आगे बात, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करो। पहले क्वेश्चन में लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म FeCl2। The evolved hydrogen gas expands against a constant pressure of 1 bar. The work done by the gas during this expansion। आपको पता है वर्क डन बाय द गैस अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी डेल्टा वी। वर्क डन बाय द गैस कितना लिखा जाएगा, पी डेल्टा वी। आपको हाइड्रोजन गैस पहले कितनी इवॉल्व हुई है ये निकालना पड़ेगा। पहला पार्ट जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है,
तो हमने आयरन की रिएक्शन कराई HCl से, ये बना FeCl2 एंड हाइड्रोजन। जितना आयरन दिया है उतनी हाइड्रोजन गैस, जितना आयरन दिया है उसी से हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि HCl एक्सेस में ले रखा है। ये 50/56 मोल्स हो गए। यहाँ से आप सीधे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हो उनको, 50/56। ठीक है, हाइड्रोजन को आइडियल गैस मान के चलना है और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ऊपर ध्यान से देखो तो जो हाइड्रोजन गैस है वो 25 डिग्री सेल्सियस कंडीशन है, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे अगर हमें इसे एक्सपेंड कराना है तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी अप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, इससे मोल्स पता चल गया आपको। तो यहाँ पे आयरन का जो एटॉमिक मास दे रखा है वैसे 55.85। यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला लगाना था, वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और इसी को हम लोग सीधे सीधे डेल्टा एन जी आर टी का इक्वल कर देते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 50/55.85 इंटू आर की जगह अप्लाई करेंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर अपने को कितना दे रखा है 298 केल्विन। तो सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। सर पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन से ही आ रहा है, अगर अप्रोक्सीमेशन लगा रहे तो गलत हो जाएगा। बस तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो उसका दे रखा है वो जूल्स में रिपोर्ट करना है। ये इतना ही जूल्स बन जाएगा, एक बार सॉल्व करिए फटाफट। बट एग्जैक्टली करना पड़ जाएगा, तो ऐसे सवाल को मतलब मेरे हिसाब से स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद ही आंसर बनेगा। यस सर। या कोई वैल्यू कट जा रही है एग्जैक्ट? नहीं सर, कुछ भी नहीं कटेगा, वो पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा। 2232.04 बनेगा वैसे तो, और नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो ये 2232 जूल्स अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देना चाहिए था इस बार के पेपर में, तो बेटर रहता अपने लिए। इसका आंसर 2218 दिया हुआ है। यस सर, 2218 आ रहा है। बच्चे करिए, देखिए इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो 2218.05 जूल्स आएगा, तो हम लोगों ने 2218 राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में लिख दिया है। Next question is given gallium atomic mass 70 unit crystallizes in hexagonal closed type structure. The total number of volts in 0.581 ग्राम ऑफ गैलियम इज। तो देखो आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्ट्स होते हैं वो 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव नंबर होता है। जो 3 टाइम्स, क्योंकि टेट्राहेड्रल वोल्ट डबल होता है और ऑक्टाहेड्रल वोल्ट सेम इन नंबर होता है। तो जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पैक्ड होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्ट्स उसके 3 होते हैं। तो अगर हमारे पास HCP है, ये टोटल नंबर ऑफ वॉल्ट्स हो जाएंगे 3 × 6 यानी कि 18 पर यूनिट सेल, या बेटर टू से पर एटम। पर यूनिट सेल निकालना है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पर एटम पे, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा देर कैलकुलेटिंग दिस, तो हर इफेक्टिव एटम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 वॉइड क्रिएट होते हैं, विच इज क्लियर। तो कितने एटम है वो कैलकुलेट कर लो बस सीधे मूल कॉन्सेप्ट से। तो नंबर ऑफ गैलियम एटम्स अगर निकालेंगे तो ये 0.581 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैलियम यूज करेंगे 70, ये मोल्स हो गए, इनटू अवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ गैलियम एटम्स हो गए। तो यहाँ से नंबर ऑफ वॉल्ट्स निकालेंगे तो इसका 3 टाइम्स निकालेंगे, तो 0.581/70 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10/23। तो सॉल्व करके जरा आंसर बताइए नियरेस्ट इंटीजर। मुझे लगता है ये भी टिपिकल कैलकुलेशन ही है, इसमें कट जाएगी वैल्यू, इसलिए सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा। बस सॉल्व करके जरा बताइए कितना आंसर आ रहा है। और देखिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम में, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि बिना कैलकुलेटर के करिए अगर करना है तो। अदरवाइज तो छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर सॉल्व करके लाएंगे तो 14.99 समथिंग आएगा। नियरेस्ट इंटीजर में इसको हम लोग 15 लिखेंगे। ठीक है,
Yes, sir. Next comes question number 3. Question number 3, it's given titanium H2O whole 6 3 plus absorbs light in the wavelength of 498 nanometer during its DD transition. The octahedral splitting energy of the above complex is given. Round off to the nearest integer आपको लिखना है. तो आपको डेल्टा ओ वैल्यू लिखनी है. टाइटेनियम 3 प्लस में कौन सा, यहाँ पे टाइटेनियम हमारे पास 3 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में है, और टाइटेनियम 3 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में अगर लिखेंगे तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. और अगर हम इसका DD ट्रांजिशन के लिए स्प्लिटिंग लिखेंगे तो ये T2G1 EG0 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा. और ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये डेल्टा ओ होती है. यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू सिंपली एच सी बाई लैम्डा से निकल आएगी. सॉल्व करके बताइए बस. डेल्टा ओ विल कम आउट टू बी एच सी बाई लैम्डा. तो वैल्यू ऑफ एच इज 6.626 into 10 to the power minus 34 into value of c is 3 into 10 to the power 8 अपॉन वेवलेंथ लिखेंगे तो 498 नैनोमीटर इंटू 498 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. इतने जूल्स हमारी एनर्जी आएगी. इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है डेल्टा होगा. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ओ की वैल्यू 3.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आएगा. तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 4. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे. दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n इक्वल टू 5 एंड ml इक्वल टू +2 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखने हैं तो दैट इज बीन डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना. तो अगर हमारे पास n इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू 2 है, ml मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर. तो अगर n इक्वल टू 2 है तो इसके लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ m अगर लिखेंगे तो सॉरी ml दे रखा है तो ये हो जाएगा +2. से एल की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगी 0 1 2 3 4. और यहाँ से एम एल लिखना है. एम एल इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. केयरफुली देखिएगा. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 चेक करना है तो इसमें आ जाएगा +2, इसमें आ जाएगा +2 और इसमें आ जाएगा +2, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो -L2 + L इंक्लूडिंग 0 होता है. -L2 + L इंक्लूडिंग 0 इज द आंसर. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 3. ये सीधा क्वेश्चन था, इसका आंसर 3 मार्क कर देंगे. Then comes question number 5. Question number 5 is given A and B decomposes via first order kinetics with a half-life of 54 minutes and 80 minutes respectively. Starting from the equimolar non-reactive mixture of A and B, the time taken for the concentration of A becomes 16 times of B is how many minutes? तो देखो इसमें भी क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी है हमारे पास. तो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि अगर दोनों के हमारे पास इनिशियली ए मोल्स हैं, है ना, इक्विमोलर है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई. अब देखिए हमारे पास जो हाफ लाइफ ऑफ ए है वो 54 मिनट्स है. तो अगर हम 54 मिनट्स बाद चेक करेंगे तो ये वैल्यू तो सीधे सीधे A/2 हो जाएगी. लेकिन बी के लिए 54 मिनट्स मतलब 3 हाफ लाइफ हो गए. 54 मिनट्स इज बेसिकली 3 टाइम्स इट्स 3 हाफ, बिकॉज हाफ लाइफ इज गिवन 80 मिनट्स. तो पहले हाफ लाइफ के बाद A/2, सेकंड हाफ लाइफ के बाद A/4, थर्ड हाफ लाइफ के बाद A/8 हो जाएगा. ठीक है. तो उसने पूछा टाइम टेकन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ बी. अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 4 टाइम्स हो रहा है. तो इसका मतलब फिर एक बार और फर्दर 54 मिनट यूज कर लो. तो उसमें इसको अगर हम लोग अगला 108 मिनट पे जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A/4. और इसके बाद वाली जो वैल्यू बन जाएगी दैट बिकम्स A/2/6 सीधे सीधे. मुझे समझ आ रही है. Yes, sir. विच इज A/64. अभी देखोगे 16 टाइम्स हो गया है. तो आप ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो इसका आंसर 108 मिनट आ जाएगा. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, it is given a 5 m moles per decimeter cube aqueous solution of KCl has a conductance of 0.55 micro
सीमेंट when measured in a cell of constant of 1.3 centimeter inverse, the molar conductivity of this solution is, तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, lambda m is equal to kappa into 1000 by n. lambda m निकालेंगे अगर हम लोग, अच्छा कप्पा निकालने के लिए हमको थोड़ा सा और पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। सी अपने को दे रखा है 0.55 इंटू 10 टू द पावर -3, सेल कांस्टेंट दे रखा है 1.3, ये कप्पा आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग फर्दर लैम्डा एम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करिए तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1.3 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई मोलारिटी दे रखी है अपने को 5 मिली मोल्स पर लीटर, तो 5 इंटू 10 पावर -3। यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा एम निकालना है। बताइए जरा एक बार सॉल्व करके, सॉल्व करोगे तो 143 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगा। और आंसर को देखो यूनिट चेंज करके लिखना पड़ेगा, इसको लिखना है मिली सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में। तो अगर हम इसको जरा यूनिट चेंज करके लिखेंगे तो इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू 143 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 4 मिली सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो सॉल्व होने के बाद 14.3 बन जाएगा, और हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर मार्क करना है, तो ये मार्क 14। ठीक है, यस। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 363 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 21 किलो पास्कल and that of B is 18 kilopascal. 1 mole of A and 2 moles of B are mixed. Assuming that this is the ideal solution, the vapor pressure of the mixture in kilopascal. तो हमारे पास अगर हमें टोटल प्रेशर लिखना है तो P is equal to x into PA naught plus XB into PB naught अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 1 मोल A में 2 मोल B रिजॉल्व कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन हो गया 1/3, इसका वेपर प्रेशर 21, B का मोल फ्रैक्शन 2/3, वेपर प्रेशर 18। ठीक है, तो हो जाएगा 7 प्लस 12 यानी कि 19 किलो पास्कल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, सीधी कैलकुलेशन एग्जैक्ट आंसर आएगा 19 किलो पास्कल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज गिवन द ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.1840 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 30 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 287 केल्विन एंड 578 मिलीमोल mm of the mercury. The percentage composition of nitrogen the component rounded off to the nearest integer. तो देखो सबसे पहले एक्वस टेंशन दे रखा है 14 mm, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा 758 माइनस 14। ठीक है, ये हो जाएगा 744 mm मरकरी। क्लियर, इसके बाद सिंपली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर हो गया हमारे पास 744 बाई 760, वॉल्यूम आ गया हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है कलेक्टेड 30 ml, तो 30 अपॉन 1000 ये वॉल्यूम हो गया। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है, आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821 और टेम्परेचर 287 केल्विन। यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे। नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे, उसमें बाद में 28 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो नाइट्रोजन का अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो बढ़िया, एन की वैल्यू बताओ नियरेस्ट। तो जो नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे उसमें 28 से मल्टीप्लाई कर देना, तो नाइट्रोजन का मास आ गया। टोटल मास 0.184 है, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो परसेंटेज आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 18.96% आएगा, जिसे हमें राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर 19 में लिखना है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा था कि हमारे पास इस बार यही चॉइस थी कि हम इस सवाल को छोड़ सकते थे, तो हमें डेफिनेटली छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन है। Then comes question number 9. It's given sulfurous acid is H2SO3 as Ka1 is 1.7 into 10 power minus 2 and Ka2 is 6.4 into 10 power minus 8. The pH of 0.588 m of H2SO3. तो आप देखो इसका जो सेकेंड स्टेप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत कम है, तो हम इसका जो पीएच है वो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट से कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम H प्लस कंसंट्रेशन जो लिखेंगे दैट इज सी अल्फा, हमारे एक्सप्रेशन के हिसाब से Ka1 इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं है, बट ऑल्दो उसने लिखा है राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अल्फा को नेग्लिजिबल मान के सॉल्व कर लो क्योंकि राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे अगर एडवांस का सवाल होता है तो ये ट्रिकी था, बट हमें राउंड ऑफ करना है तो एच प्लस की जगह आप रूट ऑफ सी के लिख दीजिए सीधे सीधे, वैल्यू रूट ओवर 0.58 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। तो सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻1 आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो PH1 लिख देंगे। अदरवाइज यहाँ पे अल्फा चेक करोगे तो मेरी समस्या नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आएगी, उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, it is given when 35 ml of 0.15 m lead nitrate solution is mixed with 20 ml of 0.12 bromic sulfate solution, moles of lead sulfate precipitated out। सीधी सीधी इक्वेशन है, बस हमारे पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस gives you lead sulfate plus chromium nitrate। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 अप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 लेड सल्फेट हो जाएगा। अब आपको इसमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा, तो ये हो गया 35 इंटू 0.15 मोल और ये हो गया 20 इंटू 0.12 मोल। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट जरा चेक करके बताएंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास लेड नाइट्रेट के मोल्स आएंगे, मिली मोल्स आएंगे 5.25 और क्रोमियम सल्फेट आएगा 2.4। यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड सल्फेट फॉर्म्ड अगर निकालेंगे, अब ध्यान से देखो इसके 3 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं, तो 5.25 मोल से कितने बन जाएंगे 5.25 मिली मोल्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स, सॉरी 525 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स लिख देंगे, 525 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स लिखेंगे और आंसर मार्क करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर में 525 मार्क कर देंगे। ओके, यस सर।